यूज ब्रेन नॉट ओनली इमोशन। सिर्फ भावनाओं से कुछ नहीं होने वाला है, ब्रेन दिमाग से भी सोचना पड़ेगा। आज क्लास किसका? बायोलॉजी है, लेकिन सेल के बारे में फुल डिटेल समझाने वाले हैं, इसीलिए पूरे ध्यान से आप लोग और मेरे चैनल पे फर्स्ट बार आए तो प्यार से जाके सब्सक्राइब कीजिए और मेरे क्लास को जरूर अटेंड कीजिए, क्योंकि फुल इंफॉर्मेशन है अबाउट सेल, फुल डिटेल एक एक स्टेप को अभी क्या करने वाले हैं, एक्सप्लेन करेंगे अबाउट सेल। सेल के बारे में अभी तक आप जितने भी जानते थे वो सब को आज डिटेल करते हैं। आप कितना जानते थे, वो कितना करेक्ट था और कितना रॉन्ग था, आज के क्लास में पूरा फिनिश हो जाएगा। तो क्या हम बढ़े क्लास के तरफ? तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। ये क्लास स्पेशल 9 से लेके 10th और सेल का तो हर क्लास में क्या होता है, इंपॉर्टेंट होता है सेल का नॉलेज, तब जाके आगे आप बायोलॉजी के कोई भी क्वेश्चन को आसानी से समझ पाएंगे। इसीलिए सेल को हल्के में नहीं लेना है, क्योंकि सेल से ही क्या होता है, बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ समझ में आ गया होगा। हमारे जीवन में संरचनात्मक और क्रियात्मक का जो इकाई है वो सिर्फ सेले है, तो इसीलिए हमारे जीवन में क्या है, सेल एक इकाई है, किसका? फंक्शनल और स्ट्रक्चरल का। तो चले क्वेश्चन की तरफ। तो आप लोग वहां से आज के जो सेल को समझना है, उसको समझने से पहले कुछ ऐसे ऐसे पॉइंट है उसके बारे में मैंने एक्सप्लेन कर देता हूं, उसके बाद डायरेक्ट हम क्वेश्चन से मिलाएंगे और फिर आसानी से हम आज के क्लास को आसानी से क्या कर पाएंगे, जान पाएंगे। तो आप लोग रेडी हैं तो कमेंट कीजिए। हम बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ और अभी जानते हैं क्वेश्चन में कि आज सेल को कौन कौन से पॉइंट के बारे में जानना बेस्ट रहेगा, जिसके कारण आज की क्लास में जितने भी क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को सिर्फ देख के अपने ब्रेन में इंस्टॉल कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको सबसे पहले यहां आना पड़ेगा और यहां से मैंने सेल को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं सेल को एकदम छोटा पॉइंट से। चलिए, तो आप लोग रेडी है? तो हम ऑलरेडी रेडी हैं। देखिए ये सेल है और सेल के अगर बारे में जानेंगे हिंदी तो कोशिका कहते हैं, और ऑटोमेटिक मुझे पता है कि आप लोग सेल को बोले तो समझ गए होंगे। कोशिका यानी कि दो नाम है, उसमें से कोई एक नाम को बोल सकते हैं, क्योंकि दोनों नाम सिमिलर, दोनों नाम एक ही को नाम है, जिसको हम बोलने वाले वही एक ही थिंग्स, एक ही ऑब्जेक्ट का दो नाम है। इसीलिए ध्यान रखिएगा, सेल तो सेल का हिंदी में वो नाम, इंग्लिश में ये नाम। तो अब हम सेल के बारे में हम कहां से स्टार्ट करें? हम स्टार्ट करते हैं सबसे जीरो से। सबसे पहले मैं एक काम कर देता हूं, क्या? सबसे पहले मैं ये बता देता हूं कि सेल जो है उसका डिफिनीशन अगर आप जानना चाहेंगे तो उसको इंग्लिश में आप ऐसे बोल सकते हैं, बेसिक स्ट्रक्चरल हो गया, स्ट्रक्चरल एंड अभी बचा हुआ है फंक्शनल। आप लोग को दिख रहा है तो कमेंट जरूर कीजिएगा। तो यहां पे फंक्शनल हो गया, कार्यात्मक हो गया, और रचनात्मक ये है कार्यात्मक, फंक्शनल यूनिट ऑफ सेल। इसका मतलब यह हुआ कि कोशिका जीवन के क्या है, संरचनात्मक और क्रियात्मक क्या है, इकाई है। आप लोग को सेल के डिफिनीशन क्लियर हो गया होगा। तो सेल में अक्सर बात होता है कि सेल का इन्वेंटर या इन्वेंशन किसने किए थे? तो आप लोग भी जानते होंगे कि सेल का इन्वेंशन कौन किए थे। इन्वेंशन मतलब आविष्कार किसने किए थे? तो आप सभी लोग को पता होगा कि रॉबर्ट हुक के अक्सर नाम आते हैं, और यह बात ट्रू है कि रॉबर्ट हुक ने सेल के आविष्कार किए थे, यानी कि फर्स्ट ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्या किए थे, यानी सेल का मतलब इन्वेंशन किए थे। यानी कि इन्वेंशन बोलिए या इन्वेंटर बोलिए, तो इन्वेंटर बोलिए, इन्वेंटर या इन्वेंशन बोलिए, इन्वेंशन बोलिए, इन्वेंशन या इन्वेंटर बोलिए। तो इन्वेंटर और इन्वेंशन कौन है? रॉबर्ट हुक है। और कब किए थे? तो 1665 में किए थे। यानी कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि 1665 कितना को कहते हैं। शायद आप लोग को दिख रहा है तो जरूर कमेंट कीजिएगा। मतलब इन्वेंशन जो किए थे तो वो किए थे 1665 में। हमने एक यहाँ पे क्या एक्सीडेंट के बारे में बताते हैं कि रॉबर्ट हुक ने कैसे सेल को पहचान लिए और कैसे सेल बोल दिए, इसको थोड़ा क्लियर कर देते हैं। देखिए रॉबर्ट हुक, सबसे पहले बात आता है कि रॉबर्ट हुक ने क्या किए थे, एक माइक्रोस्कोप तैयार किए थे। क्या तैयार किए थे? माइक्रोस्कोप।
ये माइक्रोस्कोप बताया जाता है कि रॉबर्ट हुक का अपना माइक्रोस्कोप था। लेकिन हम यहाँ पे आपको ये बताना चाहूंगा कि माइक्रोस्कोप रॉबर्ट हुक का कौन सा था, माइक्रोस्कोप के टाइप भी होते हैं या नहीं, ये भी जानना जरूरी है। तब तो आपको क्लियर हो पाएगा कि सच में हुक जी जो थे वो रियलिटी में सेल तक कैसे पहुंचे। तो हम यहाँ पे ये बताना चाहेंगे कि माइक्रोस्कोप रॉबर्ट हुक ने आविष्कार मतलब इन्वेंटर ऑफ माइक्रोस्कोप के इन्वेंटर ऑफ माइक्रोस्कोप रॉबर्ट हुक नहीं है। माइक्रोस्कोप के इन्वेंटर जो है कोई और है, उनका नाम है जैक रियास। यानी कि माइक्रोस्कोप के जो आविष्कार किए थे उनका नाम है क्या, जैक रियास नाम है, याद रखिएगा। जैक रियास जेनसन, याद रखिएगा, जैक रियास जेनसन। अब देखिए यहां पे जैकरियाज जेनसन है, GEN, याद रखिएगा, जेनसन। और प्लस में एक और साइंटिस्ट थे जिनका नाम था हांस जेनसन। यानी कि हांस जेनसन और जैक रियास जेनसन ये दोनों मिलके कितने ईस्वी में, तो याद रखिएगा 1590 ईस्वी में माइक्रोस्कोप का क्या किए थे, इन्वेंशन किए थे, आविष्कार किए थे ये दो साइंटिस्ट मिलके। लेकिन अक्सर रॉबर्ट हुक जी के बारे में बात होता है, तो बात रॉबर्ट हुक जी के बारे में होता है, ये करेक्ट है। बट यहां पे ये देखना पड़ेगा कि माइक्रोस्कोप का टाइप होता है, वो कौन से माइक्रोस्कोप है जिस माइक्रोस्कोप की मदद से रॉबर्ट हुक जी ने सेल तक पहुंचे। तो आपको बता दूं कि माइक्रोस्कोप के 3 टाइप होते हैं। कितने टाइप्स होते हैं, तो याद रखिएगा 3 टाइप्स होते हैं माइक्रोस्कोप के। अब 3 टाइप के बारे में आपको बता देते हैं कौन कौन से टाइप है, तो हम आगे बढ़ेंगे तो अब आप 3 टाइप को जान पाएंगे। पर माइक्रोस्कोप के जब भी अगर फादर की बात किया जाएगा तो जैक रियास जेनसन और प्लस में हांस जेनसन, ये दोनों ने रियलिटी में माइक्रोस्कोप का फादर कहे जाते हैं, क्योंकि 1590 में। और ये रॉबर्ट हुक जो थे वो तो आए थे 1665 में आए थे। तो ऑटोमेटिक है कि आप समझ सकते हैं इससे डिफरेंट कि पहले कौन साइंटिस्ट थे माइक्रोस्कोप, उन्हीं का। फिर गैलीलियो भी आए थे, लेकिन गैलीलियो जो आए थे ना वो माइक्रोस्कोप के और बेहतर बनाए थे। तो गैलीलियो जब आए थे तो माइक्रोस्कोप के बेहतर बनाए थे। और याद रखिएगा गैलीलियो जी का जब बात आएगा तो माइक्रोस्कोप के बेहतर बनाए थे, लेकिन वो आए थे 1609 में और 1610 तक उन्होंने वर्क किए थे। तो 1609 में कौन आए थे, याद रखिएगा गैलीलियो, जिन्होंने माइक्रोस्कोप को क्या किए थे, एक बेहतर बनाने की कोशिश किए थे। आगे बढ़ते हैं और फिर समझते हैं क्या चीज को, कि ये माइक्रोस्कोप कौन से माइक्रोस्कोप की मदद से सेल तक पहुंचे रॉबर्ट हुक, उनके मतलब उस माइक्रोस्कोप के बारे में जानते हैं। तो आप लोग अगर देख लिए होंगे और लिख लिए होंगे तो कमेंट कीजिएगा, ताकि हम आगे बढ़ेंगे और हर एक स्टेप को प्यार से समझा पाएंगे। तो यस, रेडी है, तो चलते हैं। अब यहां पे हमने आपको सबसे पहले माइक्रोस्कोप के बारे में बता देता हूं। माइक्रोस्कोप का 3 पार्ट होते हैं, याद रखिएगा हमेशा। फर्स्ट का नाम होता है क्या चीज, सिंपल, यानी कि सिंपल माइक्रोस्कोप होते हैं। माइक्रोस्कोप हो गया सिंपल माइक्रोस्कोप। और फिर होते हैं सेकेंड होते हैं माइक्रोस्कोप, उसका नाम होता है क्या, याद रखिएगा कंपाउंड माइक्रोस्कोप होते हैं, कंपाउंड माइक्रोस्कोप हो गया। और फिर जो होते हैं यानी कि 3 नंबर का, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। शायद आप लोग को समझ में आ रहा होगा, जहां समझ में नहीं आएगा कमेंट कीजिएगा, वहीं पर हम रोकेंगे और फिर आपको समझाएंगे। तो देखिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, सिंपल, ये जो था ना, यानी कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप, इस माइक्रोस्कोप का यूज रॉबर्ट हुक ने किए थे, याद रखिएगा। और इस कंपाउंड माइक्रोस्कोप की मदद से सेल तक पहुंचे थे। फिर कैसे पहुंचे थे वो भी बता देंगे। उससे पहले आपको ये बताते हैं सिंपल माइक्रोस्कोप, याद रखिएगा। माइक्रोफोन का भी आविष्कार उसी टाइम में हुआ था और माइक्रोस्कोप का भी, लेकिन ये डिफरेंट कितने टाइम का रहेगा वो बता देंगे, क्योंकि माइक्रोफोन जो है ना वो 1877 में माइक्रोफोन आया था, जो हम आगे बताएंगे। फिलहाल में अभी हम इधर माइक्रोस्कोप के क्लियर कर देते हैं, उसके बाद सही रहेगा।
चले अब देखिए यहाँ पे सिंपल माइक्रोस्कोप का कौन सा वर्क होता है, वो कैसे कार्य करते हैं वो जानते हैं। देखिए सिंपल जो माइक्रोस्कोप होते हैं ना, इस माइक्रोस्कोप का जो वर्क होता है ये ऐसे वर्क करता है। सिंपल माइक्रोस्कोप, ये सिंपल माइक्रोस्कोप क्या करते हैं, छोटे 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 और छोटे किसको, तो याद रखिएगा छोटे छोटे किसको देखने का काम करते हैं, ऑब्जेक्ट्स को। ऑब्जेक्ट्स को, जो भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं उसको, से छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स को हम सिंपल माइक्रोस्कोप की मदद से देख सकते हैं और हम पहचान सकते हैं। तो सिंपल छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए सिंपल माइक्रोस्कोप का यूज करते हैं। ये सिंपल माइक्रोस्कोप में क्या लगा होता है, एक चीज और ध्यान रखिएगा, लेंस लगा होता है। इसमें भी लेंस होते हैं, याद रखिएगा। वो लेंस में एक चीज यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट होता है जो हम बताएंगे, लेकिन हम आप ये बता दें छोटे छोटे हो गए ऑब्जेक्ट को। अब आते हैं किस पे, कंपाउंड में आते हैं, कंपाउंड माइक्रोस्कोप में। ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप में दो लेंस लगे होते हैं। फर्स्ट लेंस कौन होता है, तो याद रखिएगा कंपाउंड माइक्रोस्कोप के फर्स्ट जो लेंस होते हैं उसका नाम होता है क्या, ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव लेंस होता है। और सेकेंड जो होता है उसका नाम होता है, ऑब्जेक्टिव लेंस हो गया, और आईपीस लेंस होता है। आईपीस लेंस होता है। ये आईपीस लेंस, ऑब्जेक्टिव लेंस, ये दोनों में क्या होता है डिफरेंट, ये बता देते। ऑब्जेक्टिव लेंस का मतलब होता है ये होता है कहाँ, ऑब्जेक्ट्स के पास होता है। ये लेंस ऑब्जेक्ट्स के पास होता है, मतलब कोई भी वस्तु, जैसे हमने माइक्रोस्कोप से देखना शुरू किए तो उसके माइक्रोस्कोप जहां पहुंचता है वहां ऑब्जेक्ट को देखने के लिए जो इमेज बनाता है वो ऑब्जेक्ट लेंस बनाता है कंपाउंड माइक्रोस्कोप में। और आईपीस लेंस क्या होता है, ये हमारे आई के पास होते हैं, हमारे आंखों के पास होते हैं। और जो भी इमेज बनता है, जो भी इमेज बनता है उस सभी इमेज को क्या करने का काम करता है, देखने का काम और कैप्चर करने, बोल्ट करके दिखाने का काम आईपीस लेंस का होता है। ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप में होते हैं। अब ये नहीं, कंपाउंड माइक्रोस्कोप के बारे में तो आप जान गए क्योंकि उसमें दो लेंस होते हैं और ऐसे वो काम करते हैं। अब आते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप कैसे वर्क करते हैं ये जानते हैं। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के बारे में अगर जानना चाहेंगे तो याद रखिएगा ये क्या करता है, छोटे छोटे, क्या छोटे छोटे, याद रखिएगा स्ट्रक्चर्स को बड़ा कर दिखाने में हेल्प करता है। क्या करता है, हेल्प करता है। याद रखिएगा एक मिनट, हम पूरे फास्ट में क्लास को रन करने का पूरा हम क्या करते हैं, ट्राई करते हैं ताकि क्लास ज्यादा चले कम समय में, और ज्यादा मतलब आप जान सके किसको, सेल से रिलेटेड टॉपिक को दिखाने में हेल्प करता है। अब यहां पे बात आते हैं छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स, जैसे एग्जांपल में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के मदद से हम वायरसेज को आसानी से देख सकते हैं कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। ये सब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के द्वारा ही पॉसिबल हो सकता है। माइक्रोस्कोप के फादर के बारे में तो आपको पता ही है कि माइक्रोस्कोप के जो फादर है उनका नाम क्या है, याद रखिएगा जैक रियास जेन्सन, और प्लस में एक और थे जिसका नाम है हांस जेन्सन। तो याद रखिएगा उनका नाम क्या है, प्लस में हांस जेन्सन हो गया। तो आप लोग देख लिए दोनों मतलब साइंटिस्ट के द्वारा 15 और 19 में। ये कब हुआ था, 1590 में, 1590 में आविष्कार माइक्रोस्कोप हुआ। वो तीन टाइप के होते हैं ये। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप के साथ रॉबर्ट हुक वर्क करते हैं। तो आगे की तरफ बढ़े तो आप लोग वहां से कमेंट कीजिए, हम आगे की तरफ बढ़ते हैं और फिर जानते हैं क्या चीज, सिंपल माइक्रोस्कोप को समझ गए, छोटे छोटे ऑब्जेक्ट को देखने के लिए। कंपाउंड माइक्रोस्कोप दो होते हैं जिसमें फर्स्ट लेंस का काम ये होता है, सेकंड का ये होता है। और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में हमने स्ट्रक्चर्स को बड़ा करके देखने में आसान हो जाता है, जिससे सेल तक पहुंचना आसान हो जाता है रॉबर्ट हुक को। अब आते हैं रॉबर्ट हुक के पास। अब हम जानते हैं थोड़ा सा और आपको बता देता हूं, जैसे माइक्रोस्कोप, और आप लोग जब लिख लेंगे तो याद रखिएगा, कभी भी ध्यान रखिएगा माइक्रोस्कोप और प्लस माइक्रोफोन ये दोनों में डिफरेंट है बहुत। तो याद रखिएगा माइक्रोस्कोप की बात होगा
तो 15 19 ध्यान रखिएगा। और माइक्रोफोन की बात अगर होगा तो 1877, या अगर मान लीजिए नहीं तो 87 में इसके ऊपर में बात हुआ था। वो जो बात करने वाले साइंटिस्ट थे, उस साइंटिस्ट का नाम क्या था? माइक्रोफोन को जो आविष्कार किए थे उस साइंटिस्ट का नाम था, याद रखिएगा, एमिल बर्लिनर थे, याद रखिएगा। एमिल बर्लिनर साइंटिस्ट थे जिन्होंने माइक्रोफोन के क्या आविष्कार किए थे? प्रैक्टिकल माइक्रोफोन का आविष्कार किए थे, माइक्रोफोन का आविष्कार किए थे, याद रखिएगा। ये थोड़ा सा अप डाउन हो सकता है, नहीं तो ये करेक्ट हो सकता है माइक्रोफोन का, लेकिन एमिल ये थे। फिर साथ में एलेक्जेंडर भी थे, एस वर्ड बेल, ये साइंटिस्ट मिलके काफी क्या किए? बेल, ये माइक्रो जो थे माइक्रोफोन में, उसमें प्रैक्टिकल माइक्रोफोन के आगे किए। अलेक्जेंडर का भी बहुत बड़ा रोल है। अलेक्जेंडर ने क्या किए थे? एसवर्ड बेल ने क्या किए थे? याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉन वॉइस, याद रखिएगा, वॉइस ट्रांसमिशन, इलेक्ट्रॉन वॉइस ट्रांसमिशन का प्रयोग करने का सिस्टम अलेक्जेंडर के द्वारा मिला था। और आगे चल के अलेक्जेंडर का ये जो रूल है हर माइक्रोफोन में इस्तेमाल होना शुरू हो गया, जिससे क्या होने लगा कि हम आसानी से बात कर सकते थे। और एक चीज और ध्यान में रखिएगा, जो हमने आपको इलेक्ट्रॉन जो बोले हैं ना, इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में और एक इंपॉर्टेंट चीज होता है जानने को। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में होता है इलेक्ट्रॉन बीम लगा होता है। ये बोलेंगे ये बीम क्या होता है? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में बीम इसलिए होता है ताकि इलेक्ट्रॉन जो है ना, वो इलेक्ट्रॉन बहुत तेजी से पतली किरण के साथ ऑब्जेक्ट तक पहुंच जाता है और उसको कैप्चर कर लेता है। इसलिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप सेल में बहुत ज्यादा अपना रोल क्या करता है? रोल किया है, ज्यादा कंट्रीब्यूट किया है। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को हल्के में नहीं लीजिएगा, बहुत ही डेंजरस है, बहुत पावरफुल भी है। डेंजरस नहीं होगा लेकिन पावरफुल होगा। सूक्ष्म जीवाणु को देखने में बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बीम लगा होता है उसमें, इसलिए ऐसा होता है। अभी माइक्रोफोन के बारे में भी जान गए, अलेक्जेंडर का एमिल बर्लिनर थे। बर्लिनर प्रैक्टिकल माइक्रोफोन का उसी समय में आविष्कार इन्होंने के द्वारा हुआ था। और माइक्रोस्कोप का जो आविष्कार हुआ था उनका नाम था जैक रियास, याद रखिएगा। और प्लस में क्या था? हैंस थे। ये दोनों थे, दोनों का टाइटल सेम ही था, जेनसन, याद रखिएगा, जेनसन। आप लोग को समझ में आ गया होगा, तो हम आप आगे बढ़ते हैं, फिर हम जानते हैं और सेल के बारे में। चले, तो और सेल के बारे में डिटेल में जानेंगे, तो थोड़ा सा आप लोग ऐसे देख लीजिए और कमेंट कीजिए। यहां तक आप लोग को अगर समझ में आ गया होगा तो हम आगे बढ़ते हैं, फिर हम जानते हैं एक एक स्टेप को। आप रॉबर्ट हुक से स्टार्ट करेंगे। यहां तक समझ में आ गया होगा तो हम रॉबर्ट हुक से स्टार्ट करेंगे, वहां से कमेंट जरूर कीजिए। हम बढ़ते हैं रॉबर्ट हुक की तरफ और जानते हैं कि रॉबर्ट हुक ने क्या क्या रोल किए थे। अब आते हैं फर्स्ट साइंटिस्ट से, पहला साइंटिस्ट को लेते हैं, रॉबर्ट हुक। जब भी आपसे अगर कोई पूछेंगे रॉबर्ट हुक किसका फादर है, फादर अगर पूछेंगे तो याद रखिएगा सेल का फादर है, सेल का फादर रॉबर्ट हुक। और ये कितने समय की बात है, टाइम की, तो याद है 1665 की बात है। अब यहां पे हम ये बताएंगे कि रॉबर्ट हुक कैसे सेल तक पहुंचे। याद रखिएगा, रॉबर्ट हुक जिस माइक्रोस्कोप का, रॉबर्ट हुक ने माइक्रोस्कोप नहीं बनाए थे, जब भी अगर आप पता करेंगे, लेकिन बुक में मेंशन है कि बनाए थे। तो याद रखिएगा जब भी माइक्रोस्कोप का बात होगा तो याद रखिएगा कंपाउंड माइक्रोस्कोप का यूज किए थे, कंपाउंड माइक्रोस्कोप का यूज किए होंगे। स्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप का यूज किए होंगे सेल के लिए।
यूज फॉर सेल। समझ में आ गया। अब ये बताते हैं यहां पे कि जब इनके माइक्रोस्कोप जो थे ना, तो माइक्रोस्कोप जो इनके थे उस स्कोप में क्या हुआ वो समझते हैं। अब माइक्रोस्कोप जो थे, तो माइक्रोस्कोप में क्या हुआ एक बार कि एक कॉर्क था। क्या था? कॉर्क। उस कॉर्क में, कॉर्क की एक पतली काट था। पतली क्या था? काट था। उस पतली काट में इन्होंने देखे अनेकों, अनेक क्या देखे? अनेक सूक्ष्म, समझ लीजिए, अनेक सूक्ष्म जीवाणु देखे होंगे या अनेक सूक्ष्म अणु देखे होंगे। अनेक सूक्ष्म, और फिर साथ में क्या देखे? तो मोटी, मोटी भित्ति वाली देखे। मोटी भित्ति वाली ये मधुमक्खी, मधुमक्खी, मधुमक्खी क्या थे? मधुमक्खी। तो याद रखिएगा यहां पे इसमें हम बी डाल देते हैं डायरेक्ट, तो समझिए बी हो गया। बी की पर ध्यान रखिएगा, जो बी को देखने वाला हो तो उसको बी। तो मोटी भित्ति, ये भी है, याद रखिएगा। मोटी भित्ति वाली मधुमक्खी के छत्ते क्या थे? छत्ते जैसे क्या? तो याद रखिएगा कोठरिया, कोठरियां दिखाई दिए। कोठरियां क्या किए? देखे। यानी कि उन्होंने माइक्रोस्कोप के कॉर्क में एक पतली काट में देखे अनेक सूक्ष्म, और उस सूक्ष्म में देखे क्या चीज? तो यानी उस मोटी भित्ति वाली मधुमक्खी के छत्ते जैसे कोठरियां उसमें दिखाई दिए। मधुमक्खी के छत्ते जैसे कोठरियां दिखाई दिए। किसमें? कॉर्क में। जब दिखाई दिए ना, तो ऑटोमेटिक उसी कोटी मतलब कोठरियां को उन्होंने एक नाम डाल दिए, सेल। तो जब भी अगर बात होगा कि रॉबर्ट हुक ने सेल किसको कहे, तो उसी में कॉर्क में जो क्या थे? मधुमक्खी के छत्ते जैसे कोठरियां बने हुए थे, उसी को सेल कहे थे। आई होप कि आप लोग सेल के बारे में आज पूरी तरह से जो भी कंफ्यूजन रहा होगा वो क्लियर हो गया होगा कि सेल कैसे आया, सेल ने, रॉबर्ट हुक ने सेल तक कैसे पहुंचे, ये समझ में आ गया होगा। हम आगे बढ़ते हैं और ये समझाते हैं कि सेल के बाद फिर दूसरे कौन साइंटिस्ट आए। सेल जब हो गए 1665 में, तो दूसरा एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम था, क्या नाम था? तो समझते हैं, ल्यू वेन हॉक। ल्यू वेन हॉक साइंटिस्ट आए 1674 में आए। इन्होंने देखे, क्या देखे? सोचिए। तो इन्होंने देखे कि कुछ ऐसे सेल थे जो इंडिपेंडेंस थे, इंडिपेंडेंस थे। इंडिपेंडेंस मतलब जैसे 15 अगस्त के दिन इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं, इंडिपेंडेंस मतलब स्वतंत्र। याद रखिएगा, आई होप आप लोग समझते होंगे। देखिए कि काफी सेल इंडिपेंडेंस थे, उसमें से इंडिपेंडेंस थे, तो कौन कौन ऐसे सेल होंगे जिसको इंडिपेंडेंस देखे? तो इनके नजरों में इन्होंने देखे जीवाणु को, और साथ में प्रोटोजुआ को देखे। प्रोटोजुआ को देखे, इंडिपेंडेंस रूप में देखे जीवाणु और प्रोटोजुआ के देखे। जब जीवाणु और प्रोटोजुआ को देखे, उसके बाद एक क्लियर हो गया था 1674 में कि शायद सेल होता है, वो इंडिपेंडेंस स्थिति में होता है, वो स्वतंत्र रूप में सेल पाए जाते हैं। आगे बढ़े, फिर आगे जब बढ़े तो एक और साइंटिस्ट आते हैं जिनका नाम होता है रॉबर्ट ब्राउन। ये रॉबर्ट ब्राउन जो थे ना, ये आए थे, याद रखिएगा 18 किस में आए थे? सोचिए, दिमाग लगाइए, बहुत इंपॉर्टेंट। अगर 1838 में आए थे, किस में आए थे? 1838 में आए थे। अब ये जब 1838 में आए थे, कौन साइंटिस्ट? रॉबर्ट ब्राउन 1838 में आए, और इन्होंने देखे कि जितने भी सेल थे, उस सेल के केंद्र में गोलाकार रचना दिखाई दिया। गोलाकार रचना देखे। जब गोलाकार रचना देखे ना, तो रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में उस रचना को न्यूक्लियस नाम डाल दिए। न्यूक्लियस बोले, यानी कि जितने भी सेल दिखाई दिए उस सभी सेलों के केंद्र में गोलाकार था, उस गोलाकार का नाम न्यूक्लियस को डाले थे, तो रॉबर्ट ब्राउन थे, और 1831 में डाले थे। आगे अगर हम बढ़ेंगे तो फिर हम चलेंगे और जानेंगे कि फिर आगे क्या क्या हुआ। अब चलिए एक और साइंटिस्ट आते हैं। न्यूक्लियस तो आप समझ गए, सेल में न्यूक्लियस नाम किन साइंटिस्ट के द्वारा दिया गया? तो याद रखिएगा रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा दिया गया।
फिर एक और साइंटिस्ट आते हैं 4 नंबर में आते हैं, उनका नाम होता है पुरकिंजे। पुरकिंजे याद रखिएगा, पुरकिंजे साइंटिस्ट थे। इन्होंने आए थे 1839 में आए थे। अब पुरकिंजे साइंटिस्ट 1839 में आए थे, तो इन्होंने देखिए सेल में क्या चीज, तो अर्ध तरल पदार्थ देखे। और इसको समझने के लिए थोड़ा सा इधर आइए, क्योंकि यहाँ पे न्यूक्लियस हो गए। अर्ध तरल पदार्थ देखे और साथ में क्या देखे, दानेदार क्या चीज देखे, तो याद रखिएगा दानेदार सजीव पदार्थ देख लिए। सजीव पदार्थ किस में देख लिए, तो सेल में देख लिए। जब सेल में देखे दानेदार और सजीव पदार्थ, तो इन्होंने बोले क्या चीज बोले इन्होंने, तो इन्होंने पुरकिंजे ने उस दानेदार पदार्थ का नाम डाल दिए क्या चीज, प्रोटोप्लाज्मा। तो जब भी अगर कोई पूछेंगे कि सेल में प्रोटोप्लाज्मा का आविष्कार, प्रोटोप्लाज्मा नाम डालने वाले कौन थे, तो याद रखिएगा पुरकिंजे साइंटिस्ट थे, 1839 में डाले थे। किसका, तो याद रखिएगा सेल में दानेदार सजीव पदार्थ को देख के प्रोटोप्लाज्मा नाम उन्हीं का दिया हुआ है। आई होप यहां तक आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं सेल की तरफ और जानते हैं कि सेल का रोल आगे क्या क्या है और कौन कौन साइंटिस्ट आते हैं। तो यहां तक आप लोग को समझ में आ गया होगा, तो आप लोग कमेंट कीजिएगा ताकि हम और डीप और डिटेल से समझाएंगे। हर एक स्टेप को मैंने एक्सप्लेन कर दिया। तो पुरकिंजे, रॉबर्ट ब्राउन, लियू वेन हॉक ये के बारे में, और मैकी और रॉबर्ट हुक के बारे में जान गए। सभी का ये सब डेटा रहा 1831 और 1839 और ये रहा पदार्थ। अब चले तो चलते हैं। अब एक और स्टेप आपको बताता हूं। अब यहां पे आते हैं, एक और साइंटिस्ट का नाम लेके आते हैं। अब वहां तक आ गए 4, तो अब 5 साइंटिस्ट का नाम लेते। 5 साइंटिस्ट का नाम था सेलाइडेन। क्या नाम था, सेलाइडेन। एक मिनट, याद रखिएगा सेलाइडेन ये साइंटिस्ट थे। सेलाइडेन जो सलाइडेन याद रखिएगा, सलाइडेन जो साइंटिस्ट थे, इन्होंने बताया कि जितने भी प्लांट्स होते हैं वो सब सेल के बने होते हैं। याद रखिएगा जितने भी प्लांट्स होते हैं वो सब सेल के बने होते हैं। कौन बोले थे, सलाइडेन बोले थे। सलाइडेन प्लांट्स जितने भी होते हैं सेल के बने होते हैं। कब बोले थे ये बोले थे 1838 में। अब आते हैं एक और साइंटिस्ट थे और ये बोटनिस्ट थे। सलाइडेन जो थे ये हल्के मत लेंगे, सलाइडेन जो थे ये बोटनिस्ट थे। याद रखिएगा बोटनिस्ट साइंटिस्ट थे ये सलाइडेन। ये जर्मन के साइंटिस्ट थे, शायद जर्मन साइंटिस्ट थे, याद रखिएगा। तो 1838 में एक और साइंटिस्ट आते हैं जिनका नाम होता है सवान। तो सवान साइंटिस्ट के बारे में आते हैं। सवान साइंटिस्ट। अब ये सवान साइंटिस्ट को क्या किए थे इनके बारे में जानते हैं। ये साइंटिस्ट ने बताए थे, ये जूलॉजिस्ट थे। इन्होंने बताए थे कि जितने भी होते हैं एनिमल यानी जंतु, एनिमल्स जितने भी एनिमल्स होते हैं वो सब होते हैं सेल के बने होते हैं। किन्होंने बताया, सवान साइंटिस्ट ने बताए थे। सवान साइंटिस्ट बताए थे। सवान साइंटिस्ट जूलॉजिस्ट थे और बताए थे कि जितने भी जंतु होते हैं सबका शरीर सेलों से बने होते हैं। इन्होंने कब बताए थे, तो 1839 में। यानी कि यहां पे ध्यान रखिएगा कि पुरकिंजे का भी रोल 1839 में है और यहां पे ध्यान रखिएगा सलाइडेन का भी 1838 में बोटनिस्ट थे। ये दोनों जर्मनी के थे। इन दोनों के द्वारा जब काम किया गया, तो याद रखिएगा सलाइडेन और फिर प्लस में क्या, सवान जो साइंटिस्ट थे, सवान साइंटिस्ट, इन दोनों के द्वारा एक मेथड दिया गया। एक समझिए मेथड, और नहीं तो आप बोल सकते हैं क्या चीज, तो आपको हम बता सकते हैं क्या सिद्धांत, एक तरह से आप समझिए। एक रूल बहुत अच्छा था, उसको क्या बोला जाता है, सिद्धांत को अपना एक थ्योरी दिए।
थ्योरी। देखिए एक थ्योरी दी है, जिस थ्योरी का नाम था सेल सिद्धांत। सेल सिद्धांत, कोशिका सिद्धांत अगर कोई दिए हैं तो याद रखेगा सेलाइडेन प्लस सवान साइंटिस्ट थे। ये दोनों साइंटिस्ट के द्वारा ही थ्योरी दिया गया था, यानी कि सेल थ्योरी जो दिया गया था यही दो साइंटिस्ट दिए थे, दोनों जर्मन के थे और ये सेल थ्योरी दिए थे। अब ये दोनों साइंटिस्ट के बाद और आगे बढ़ते हैं तो और जानने को मिलेगा, उसके बाद हम सेल के बारे में फुल डिटेल जान जाएंगे। थोड़ा इसी में देखते हैं, एडजस्ट करके अगर मिल जाता है तो सही रहेगा। अब आगे बढ़ के एक और साइंटिस्ट आते हैं जिनका नाम क्या होता है आगे चल के याद रखिएगा। 1855 में एक साइंटिस्ट आते हैं जिनका नाम होता है बिरचो। बिरचो 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 याद रखिएगा। 1855 में आते हैं बिरचो साइंटिस्ट। इन्होंने बताया कि सेल का निर्माण कैसे होता है। तो इन्होंने देखे कि जो भी जीव में सेल था पहले से, ठीक, सेल पहले से जो था वही टूट जाता है, और वही टूट के और फिर नया सेल बन जाता है। मतलब जो जीव में पहले से मौजूद है वही टूट के और फिर न्यू सेल तैयार होता है। जो जीव में पहले से नहीं रहेगा सेल, उस जीव में नया सेल नहीं आएगा। ये बिरचो ने बताए थे कि जो पहले से जीव में सेल मौजूद है वही से फिर नया सेल, उसी जीवों से फिर नया सेल बन जाते हैं। तो बिरचो ने 1855 में बताया। इन्होंने जब बता दिए तो फिर नेक्स्ट साइंटिस्ट आए जिनका नाम था मैक्स। मैक्स क्या नाम था? तो सुल्च नाम था, मैक्स सुल्च। सुल्च याद रखिएगा, मैक्स सुल्च नाम था इनको। आप लोग को दिख रहा है मैक्स सुल्च। इन्होंने आए 1861 में और इन्होंने बताया कि जो भी सेल है, जो भी सेल, तो सब सेल प्लाज्मा का एक यानी प्रोटोप्लाज्मा पिंड से, देखिए प्रोटोप्लाज्मा पिंड से, यानी कि जो भी अगर सेल बनते हैं वो प्रोटोप्लाज्मा का एक पिंड है, वहां से सेल नया तैयार होते हैं। वो मानना था मैक्स का मानना था, सुल्च का, मैक्स सुल्च का मानना था 1861 में कि प्रोटोप्लाज्मा का एक पिंड है, उसी पिंड से सेलों का क्या होता है, सेल आगे आकार में या अपना स्ट्रक्चर बनाता है, या सेल का मतलब सेल क्या आगे संख्या में वृद्धि करते रहता है। तो ये प्रोटोप्लाज्मा का एक पिंड है, वहीं से सेल आगे क्या करता है, विकास करता रहता है। ये मानना था मैक्स का। उसके बाद एक और साइंटिस्ट आते हैं 1884 में आते हैं, उनका नाम क्या होता है तो याद रखिए स्टारबर्ग्स नाम होता है। उन साइंटिस्ट का क्या नाम होता है, स्टारबर्ग्स। तो यहां पे अगर दिखाई नहीं देगा तो याद रखिएगा स्टार्स बर्गर नाम होता है, याद रखिएगा बर्गर, स्टार्स बर्गर नाम होता है। इन्होंने क्या बताए थे 1884 में, क्या बताए थे, इन्होंने बताए थे कि जो भी सेल है वो सेल क्या है। तो यहां पे आते हैं और जानते हैं स्टारबर्ग्स के द्वारा, क्या स्टारबर्गर के द्वारा जानते हैं कि सेल के बारे में ये क्या बता रहे थे, ये बताए कि सेल वंशागति के आधार पर सेल में केंद्रक पाए जाते हैं। ये स्टार्स बर्गर साइंटिस्ट के द्वारा बताया गया कि वंशागति के अनुसार सेल में केंद्रक होते हैं, मतलब केंद्र होते हैं वंशागति के अनुसार। और फिर इन्होंने क्या किए, इनके बाद मतलब 1884 के बाद सेल के ऊपर रिसर्च, ये बात को मान के छोड़ दिया गया कि एक चलो माइक्रोस्कोप से इस पर बात होते रहेगा, स्कोप के द्वारा बात होते रहेगा, प्लस में रासायनिक पदार्थ के साथ इस पे बात होगा। इसको समझने के लिए आगे बढ़ना पड़ेगा, तो आप लोग थोड़ा सा ऐसे नोट करें। तो उन्होंने इस बात को छोड़ दिया कि माइक्रोस्कोप और रासायनिक पदार्थ के द्वारा आगे अपना सेल के ऊपर खोज होते रहेगा, जानते रहेंगे। तो आप लोग को दिख गया, प्यार से देख लीजिए। उसके बाद हम कहां बढ़ते हैं, क्वेश्चन की तरफ, और फिर जानेंगे क्वेश्चन को आसानी से। देख लिया यहां तक, अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ, फिर क्वेश्चन को जानते हैं आसानी वर्ड के साथ। तो देख लिया, चलिए आप अब 1 मिनट आते हैं। हाँ, यानी कि किस लिए छोड़ दिया गया, किन स्टार्स बर्गर साइंटिस्ट के बाद
माइक्रोस्कोप के ऊपर छोड़ दिया गया, और प्लस में बोला जो भी रासायनिक पदार्थ होगा उसके अनुसार, पदार्थ के अनुसार, ये दोनों के अनुसार सेल के ऊपर डिश कवर होगा, राइट। लेकिन उसके बाद एक और साइंटिस्ट का एंट्री होता है, लास्ट में आते हैं। 1931 में एक साइंटिस्ट आते हैं जिनका नाम होता है एम नॉल, और प्लस ई रस्का साइंटिस्ट और एम नॉल साइंटिस्ट, दो साइंटिस्ट आते हैं 1931 में, और ये दोनों साइंटिस्ट मिलके एक माइक्रोस्कोप बनाते हैं जिसका नाम होता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, आविष्कार करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जब आविष्कार होता है ये दोनों साइंटिस्ट के द्वारा, तो याद रखिएगा हमेशा कि इन दोनों साइंटिस्टों के द्वारा जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का आविष्कार हुआ तब हम सेल के क्या जान पाए, सेल को जान पाए, और फिर सेल के ऑर्गेन्स को भी आसानी से जानने लगे। और फिर आज भी सेल के ऊपर स्टडी जारी है, और फिर हम लोग सेल के बारे में इन फ्यूचर में जानते रहेंगे। लेकिन फिलहाल में सेल में जो मतलब कौन कौन साइंटिस्ट थे, किनका कितना कंट्रीब्यूशन था और अपना कितना कंट्रीब्यूट किए, वो सबको मैंने एक्सप्लेन कर दिए। मतलब किन किन साइंटिस्ट का कितना रोल था सब प्यार से आप लोग देख लिए। तो लास्ट में 1931 में एम नॉल और ई रस्का साइंटिस्ट के द्वारा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के द्वारा सेल और सेल के ऑर्गेन्स के बारे में पता चला, और फिर जाके सेल के बारे में आज भी स्टडी कंटिन्यू रहा। फिर हम कंटिन्यू है कंटिन्यूअस चल रहा है। तो याद रखिएगा कि आज भी साइंटिस्ट के द्वारा कंटिन्यूअस मतलब याद रखिए कंटिन्यूअस चल रहा है और इन फ्यूचर में चलते रहेगा। तो आप लोग को आज का क्लास कैसा रहा जरूर कमेंट करके बताइएगा। फिर हम जब मिलेंगे तो सेल के बारे में जो भी आज पूरे हमने बेसिक सेल के बारे में एक्सप्लेन कर दिया, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो हमने सेल से रिलेटेड क्वेश्चन भी लेके आएंगे और साथ में आपको बताएंगे। आप अगर क्लास 9th के होंगे, 10th के होंगे, क्लास 11th के होंगे, 12th के होंगे, तो आप ये आसानी से क्लास जरूर देख लीजिएगा ताकि आगे बायोलॉजी में आपको समझना बहुत आसान हो जाएगा। तो आज का क्लास कैसा लगा जरूर कमेंट कीजिएगा। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। फ्रेंड्स से शेयर कर दीजिएगा। थैंक्स।